नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। आज दो राज्यों में एनडीए की सरकार बन रही है। आज आपने देखा उड़ीसा के अंदर मोहन मांझी मुख्यमंत्री बन गए, वहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। उड़ीसा के अंदर पहली बार एक तटीय इलाके में एक क्षेत्रीय दल को हरा करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब इस चुनाव में बहुत बातें कही गई, अरे मोदी मैजिक खत्म हो गया, मोदी का टेफ्लॉन कोट टूट गया, ये अकड़ टूट गई, ये अहंकार खत्म हो गया, सब कुछ चले ठीक, नंबर घटता है तो किसी को कहने का अधिकार है। लेकिन उड़ीसा में जो हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। क्यों है, इसकी हम लोग आपके सामने चर्चा करेंगे। और पिछले 10 वर्षों के अंदर, मतलब मोदी अमित शाह युग में, भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राफ उस राज्य के अंदर जहां वो न्यूनतम पर होती है, जहां जड़ें छोड़ी है, अभी तो खुदाई भी नहीं शुरू हुई, उस जगह पर कैसे नींव डालने से लेकर वो फिर एक बड़ी इमारत खड़ी करती है। आज आंकड़ों के साथ हम आपके सामने ये केस स्टडी रखेंगे। और ये केस स्टडी सभी पार्टियों के लिए है कि ऐसा भी होता है और इतने कम समय में होता है, और जनता का विश्वास कैसे हासिल किया जाता है, जनता आप पर भरोसा इतने अल्पकाल में कैसे करने लगती है। इसके लिए कई राज्यों के उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उड़ीसा की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। उड़ीसा में अगर आप देखिए, वैसे तो मेरे पास असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन सबका डेटा है। 2000 से अगर मैं शुरू करना चाहूं तो भारतीय जनता पार्टी जो वोट शेयर जिस तरीके से लेती आई, अगर आप उसी पर एक नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पार्टी जो है इसने अपनी जड़ें किस तरीके से जमाई। 2014 से शुरू करता हूं आइए आपके लिए, क्योंकि लोकसभा में और लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन उड़ीसा में एक साथ होता है। 2014 के इलेक्शन में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सीटें आई थी 10 और वोट शेयर मिला था 17.99 यानी 18%। 2019 सीटें आई 10 से बढ़कर 23, वोट शेयर बढ़ा लगभग 18% से बढ़कर हो गया 32.5%। और अब आइए 2024 में, 10 साल की कहानी बता रहा हूं आपको सिर्फ, सीट हो गई 78 147 में से फुल मेजॉरिटी, और वोट शेयर हो गया 40%। 10 साल के अंदर 10 सीट वाली पार्टी 78 सीट वाली फुल मेजॉरिटी की पार्टी बन गई। और आप कर्नाटक को एक पल के लिए अलग कर दें, वैसे कर्नाटक फुल सेंस में जो है उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही तो कहा जाता है ना कि ये कांग्रेस को तो परास्त कर सकती है, जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर होती है। उन राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने भाजपा हार जाती है। यह शुद्ध क्षेत्रीय दल बीजू जनता दल, उसको हरा करके भारतीय जनता पार्टी ने यह अभूतपूर्व जीत हासिल की है। उड़ीसा में बीजू जनता दल एक हिस्टोरिकल तरीके से चुनाव जीतता आ रहा है पिछले कई चुनाव से। नवीन पटनायक की लोकप्रियता में इस चुनाव से पहले अगर आप देखें तो कभी कोई मानने को तैयार नहीं था कि उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी आ रही है। एक बड़े सौम्य व्यक्ति, एक बड़े सरल से व्यक्ति, जिनका सबके साथ दोस्ताना व्यवहार है, लोगों के साथ उनका डिस्कनेक्ट लोग लगातार कहते थे, लेकिन इस चुनाव से पहले तक उनके अच्छे काम की चर्चा ज्यादा होती थी, उनके नेगेटिव काम कम बताए जाते थे। वहां पर यह कारनामा भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया, थोड़ा सा आपको और अगर मैं ईस्ट में ही ऊपर लेकर के चलता हूं, उड़ीसा से लगा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक सांसद से बढ़कर पहले 18 सांसद, और 18 सांसद से इस बार लग रहा था कि बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर घट गए। विधानसभा में 1 विधायक वाली, 2 विधायक वाली पार्टी 77 विधायक वाली पार्टी बन गई। लेकिन वहां उस करिश्मे का इंतजार अभी कर रही है कि जो हमने उड़ीसा में कर दिखाया, या उससे पहले त्रिपुरा में कर दिखाया, लेफ्ट की सरकार को, और 3 दशक की लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके के अंदर, वो करिश्मा उड़ीसा के अंदर हो गया। इंतजार किया जा रहा है कि ये बंगाल में काम कब होगा। असम में हुआ, माफ कीजिएगा, असम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2 बार बनी। और ये सारे राज्य बंगाली स्पीकिंग राज्य हैं, क्योंकि इसमें जो प्राइज है, मेन जो बड़ा प्राइज है वो है पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा बंगाली समझता है, इसके अलावा मेघालय बंगाली समझता है, मेघालय में एनडीए की सरकार है, उड़ीसा में बंगाली स्पीकिंग बहुत सारे लोग हैं, और अब उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। तो पहले तो मैं इस बार एक कमेंट चाहूंगा हमारे मेहमानों का, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। पूर्वी भारत, कोस्टल बेल्ट, ये 3-4 राज्य जिनमें हमने अभी चर्चा की है, और उस चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी की नेशनल टैली कम हुई, वहां उड़ीसा में चमत्कार कैसे हो गया?
देखिए, उड़ीसा बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और मैं थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि उस बात से शुरू करता हूं जो थोड़ा सा आजकल बहुत चर्चा में है कि संघ भाजपा के बीच में कितना कुछ ठीक है या ठीक नहीं है। तो एक और घनघोर संघी वो मुख्यमंत्री हो गया है, तो राहुल गांधी चाहें तो अगले भाषण में वहां भी अपना निशाना हमला कर सकते हैं। घनघोर संघी है ये? घनघोर संघी मोहन मांझी आचार्य जी हैं शिशु मंदिर के और खांटी स्वयंसेवक हैं और आदिवासी नेता तो हैं ही, मजबूत आदिवासी नेता हैं। उड़ीसा की केस स्टडी बड़ी शानदार है और उड़ीसा नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग चूंकि 400 पार का नारा था, भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार थी, नरेंद्र मोदी का ऑरा बहुत बड़ा था, तो हम उन चीज़ों पर चर्चा लगभग ना के बराबर कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार किया है, कमाल किया है। और हम पहले वाली तो भूल ही गए, त्रिपुरा हरियाणा की तो हम बात ही नहीं करते, असम का भी एक जिक्र किया। ओडिशा भी एक उसी तरह का राज्य था और आपको याद होगा जो नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी से जो एक तरह से कहें कि पूरी तरह से तोड़ किया था, तो क्यों किया था? उड़ीसा में ईसाई धर्मांतरण बहुत हो रहा था। ग्राहम स्टेन्स एक वो पादरी था और दारा सिंह जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, ग्राहम स्टेन्स को जलाकर मार दिया गया था। और वो एक जिसको कहें कि एक ऐसा पॉइंट था जहां बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई गठजोड़ नहीं रहने की स्थिति बन गई थी। बीजू जनता दल अलग हटकर चली गई, भारतीय जनता पार्टी अलग हटकर चली गई। लगा कि इस राज्य में अब क्या कर पाएंगे। कांग्रेस लगातार अपनी प्रासंगिकता खोती रही, एक नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पर बीजेपी वहां लगातार बनी रही और वो साथ साथ ये भी बताती रही कि देखिए नवीन पटनायक हैं, व्यक्ति भले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन काम नहीं करते हैं। इनको यही नहीं पता है कि ये उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में इनका कनेक्ट नहीं है, वहां की स्थानीय संस्कृति नहीं जानते। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो सेंट्रल स्कीम्स के जरिए, यानी जो जितने केंद्र के मंत्रालय हैं ऐसे बड़े, उनके जरिए उड़ीसा को बहुत अच्छे से फोकस में लिया गया। दूसरा, उनको पता था कि जब तक इस राज्य में आप आदिवासी समाज का भरोसा नहीं जीतेंगे, विश्वास नहीं जीतेंगे, आपको एक बड़ा समूह आपके साथ नहीं आने वाला है। और आदिवासी और दलित समाज, इन दोनों समाजों के साथ ये है कि ये एक तरह से कहें कि आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। बड़ा लंबा समय लगता है टूटने में। आप सोचिए कि गुजरात में इतने लंबे समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद भी वो भरोसा तब बना जब अभी द्रौपदी मुर्मू रासीना पहाड़ी पे बैठी, तो एक तो वो उनको लाभ होता हुआ दिखा। दूसरा, उन इलाकों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लगातार अपने जो ट्राइबल वेलफेयर के कार्यक्रम किए हैं और वहां अपने चेहरे खड़े किए, उसने एक बहुत कमाल का काम किया। और सबके ऊपर यह था कि भारत की सरकार और उड़ीसा की सरकार के बीच में तालमेल है। हर बड़ी आपदा विपदा में दोनों एक साथ खड़े होते हैं, भले स्थानीय स्तर पर लड़ते हैं। उसने भी वहां के लोगों को दिखाया और ओवरऑल कहें तो एक पैकेज के तौर पर हुआ। और शायद यही वजह है कि आप सोचिए कि 10 साल में 22% ये मत बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी का, 18 से 40% हो गए, जो अपने आप में बहुत बड़ी केस स्टडी है, सक्सेस स्टोरी। वीर्स, दो बातें और आपके सामने करनी चाहिए क्योंकि हम लोग सब लोग जो हैं ये 4 जून वाले नतीजों को लगातार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, फलाना फलाना सब बातें सब हुई हैं। इसमें 2 बातों पर आप नजर डालिएगा। एक बात ये भी कही गई थी प्रोफेसर साहब कि भारतीय जनता पार्टी का फीडबैक सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। ये जो ये मिथ था, वरना 400 पार का नारा ना दिया जाता, वरना आप घटकर 300, 300, 240 ना हो जाते। फीडबैक सिस्टम कैसे काम किया भाजपा के लिए, ये तो उदाहरण अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहां सही सटीक बैठा उसके 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं, उन्हीं 2 राज्यों के जहां पर भी इशारा किया हर्षवर्धन जी ने, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में सरकार बन गई, आंध्र प्रदेश में बन गई, शाम को उड़ीसा का भी हो जाएगा, उड़ीसा प्रदेश का होगा, उड़ीसा हो जाएगा। दिल्ली आकर के भी पांड्यान लगभग समझौता कर चुके थे भाजपा के साथ, लेकिन भाजपा की यूनिट का, स्थानीय यूनिट का यह कहना था कि आप समझौता मत कीजिए, हम चुनाव जीत रहे हैं। और अंत तक यह बात चलती रही, समझौता हो ना हो, फैसला हुआ समझौता नहीं होगा। समझौता नहीं हुआ तो आप 21 में से 20 लोकसभा सीट जीत रहे हैं, समझौता नहीं हुआ तो आप 78 सीट 147 में से जीत गए। यह फीडबैक ही था बीजेपी का जो सही साबित हुआ। आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर को चुने, वाईएसआर कांग्रेस को चुने या चंद्रबाबू नायडू को चुने, इसमें भी बड़ी देर तक उलझन में फंसी रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपने अंत में राइट पार्टनर पिक किया। यह आपका ग्राउंड की नब्ज जो है उसको पढ़ने का एक कामयाब तरीका था जो दिखाई दिया दोनों राज्यों के अंदर। देखिए, कहा जाता है ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर्स हैव नन, एक कहावत होती है। और वाकई है, जब सफलता मिलती है ना तो ये सारे
जो है आप, मैं एक टेलीविज़न चैनल देख रहा था, उसमें बड़े बड़े पत्रकार बोल रहे थे एग्जिट पोल के बाद कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग ने क्या कमाल का दिखाया है, ठीक है। और वही जब 4 तारीख को उल्टा आ गया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, या बाकियों ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी गलतियां की है, यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, यहाँ गलती की। मुझे याद आता है कि एक बार ऐसे ही पोस्टमार्टम करना बड़ा आसान काम होता है, सही कह रहे हैं, लेकिन आप जमीन पर जब आप कर रहे होते हैं, मैं इसका मतलब कतई नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है उसको मैं कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। कवर करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप खुल करके इस पर बात जो नहीं गलती है वो है जो है सो है। लेकिन यही सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश के लिए विलेन ठहराया जा रहा है, एक वर्ग उनको विलेन ठहराता है, वो उड़ीसा के इंचार्ज थे, तेलंगाना के इंचार्ज थे, सही, और और बंगाल के डायरेक्ट इंचार्ज थे। ये तीनों जब जो है 2 में उनको सफलता मिलती है, तेलंगाना में उनको सफलता मिलती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उनको पूरी सफलता मिलती है। बंगाल में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है, उस पर अलग से एक विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उड़ीसा में जो कुछ भी हुआ वो एक अद्भुत है, और जिसकी बात मैं भी वहीं से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन अब हर्षवर्धन जी की बात को मैं दोहराऊंगा नहीं। ग्राहम स्टेन्स के बाद जहां से भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच में इस प्रकार का टकराव हुआ, और आपको ध्यान में होगा कि बीच में एक स्वामी जी थे जिनकी हत्या कर, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, जिनकी हत्या कर दी गई थी, और सीपीएम का जो एक नक्सल जो था, सुनील उसका नाम था, उसने कहा था कि हाँ हमने इसकी सुपारी ली थी, हमने हत्या करवाई, और बाद में वहाँ से बड़ा तकरार चला, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक फर्टाइल ग्राउंड था। इसलिए फर्टाइल ग्राउंड था कि भारतीय जनता पार्टी, वहाँ कांग्रेस धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गई थी, और बीजू जनता दल ने कोई अपना एक वारिस नहीं खड़ा किया। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के लिए जो संसाधन में भी हो, बनवासी कल्याण आश्रम का बहुत बड़ा काम उड़ीसा के अंदर है, वैसी स्थिति में खासकर से बनवासी क्षेत्रों के अंदर, वैसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद जगह था जहां पर वो तो सर, ये मैं आज एक चार्ट लेकर के आया हूं, खास तौर पर पूर्वी भारत के जो तटीय राज्य हैं वहां से अगर आप शुरू करेंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सब इन राज्यों को अगर आप देख लीजिए तो इस चुनाव में समेत मैं आपको बता रहा हूं, जरा इस पर आप गौर कीजिएगा। फिर मैं वो रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, वो चुनाव जिसमें सबने कहा कि मोदी को लोगों ने नकार दिया है, और विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी को नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री पद ही नहीं स्वीकार करना चाहिए था। उस चुनाव के नतीजे में आपको बता रहा हूं, इससे ये भी फिर साबित होता है जो कश्मीर फाइल्स में है ना, कि सरकार भले तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। तो ये आप देखिए, एक सरकार तीसरी बार बन जाती है, प्री पोल अलायंस में पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक शानदार मजबूत प्रधानमंत्री है जिसका ब्रांड पूरी तरह से इंटैक्ट है, जो देश के उन राज्यों में जहां भाजपा कभी पहुंच नहीं पाती है वहां भी सरकार पूर्ण बहुमत की लेकर आता है। उसके बारे में कहा जाता है कि नहीं सब ये तो गड़बड़ हो गया, और जिन लोगों को एक पार्टी को 100 के नीचे रह गए हैं वो बता रहे हैं कि अरे वाह वो देश की पहली पसंद है, वो देश की पहली डांस कर रहे हैं, हाँ। वो नाचते हुए। अब जरा ये देखिए आप साहब, समीर साहब देखिएगा इस चुनाव के नतीजे हैं व्यूअर्स, बिल्कुल जरा आज चूंकि बात आंकड़ों पर हम कर रहे हैं, हमको नहीं जाना परसेप्शन पर, आंकड़ा बताता है सच। केरल में भारतीय जनता पार्टी 1999 से आपके सामने लोकसभा चुनाव का वोट शेयर पढ़ रहा हूं, 6 पॉइंट से बढ़कर 10.4, 6.3, 10.5, 13, और 2019 में 13%, इस बार 16.68%, 13 से 16.68% आ गई, एक सांसद भी जिता लिया अपना। केरल में पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। तमिलनाडु में 99 से पढ़ रहा हूं 7.1, अगले में 5.1, अगले में 2.3%, अगले में 3.7%, इस बार 11.24%, 3.7 से 11% आ गई भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु। 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पर। साउथ के और ईस्ट के नंबर मैं आपको बता रहा हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आंध्र प्रदेश
99 में 9.9%, अगले में 8.4%, फिर 3.8%, 2014 में 7.2% वोट शेयर, 2019 में व्यूअर्स 1% वोट शेयर आंध्र प्रदेश में लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी। इस बार लेकर के आती है 11.28%, 3 सांसद जिताती है, 8 विधायक जिताती है अपने। ठीक, ओडिशा में मैंने आपको बता ही दिया, 99 में 24.6% थे, इस बार 45.34%। अपवाद एक बचा है केवल ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जहां एक बार पिछले चुनाव में 40.6% वोट शेयर हासिल करने के बाद इस बार भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, वो भी ज्यादा नहीं, 38.73% हुआ। अब इस पूरे बेल्ट का दक्षिण भी और पूर्वी भारत में एक जो, जैसा मैंने कहा, जो ग्रैंड प्राइज है वो पश्चिम बंगाल है। क्या आपको ये सब कुछ पश्चिम बंगाल के अगले चुनाव में कुछ पलटता हुआ दिखा रहा है, उसका इशारा मिल रहा है क्या? सौरभ जी, आपके प्रश्न का जवाब दो उसके पहले मैं एक बात का जिक्र कर देता हूं। हाँ जी, बिल्कुल। कि विपक्ष ने मान लिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और 2024 का जो चुनाव हुआ था बहुत निष्पक्ष हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि रिजल्ट आने के 7 दिन के भीतर अगर विपक्ष के किसी नेता को लगता है, उम्मीदवार को, कि कोई गड़बड़ी हुई है, कुछ हुआ है, अगर कुछ छिड़कानी हुई है, तो 7 दिन के अंदर वो चुनाव आयोग के पास जा सकता है और चुनाव आयोग को वो जांच करवानी पड़ेगी। अगर वो कहता है कि कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण मैं चुनाव हार गया हूं, मुझे वोट दिया गया था, किसी और को वोट चला गया, कोई चिप में छेड़खानी कर दी गई जिसके कारण मेरा चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है, तो 7 दिन कल खत्म हो गए। एक भी आदमी ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज नहीं की कि मेरा चुनाव परिणाम प्रभावित किया गया और मुझे ईवीएम पे, और एक आदमी ने भी माफी नहीं मांगी, और एक भी नहीं मांगी, पर शक किया तो था। कल का डेडलाइन खत्म हो गई 7 दिन की। इसका मतलब ये है कि चुनाव बहुत निष्पक्ष हुआ है। नहीं, उसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। प्रशांत भूषण ने जरूर एक गंदा ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि इसे 148 या 145 ऐसे ईवीएम थे जहां पर वोट ज्यादा पड़ा है। अब उनका पता नहीं कहां से आंकड़ा वो लेकर के आते हैं, भगवान जानता है। उनकी पसंद की पार्टियां नाच क्यों रही हैं, उनसे पूछते हैं पहले। जी हाँ, दूसरा आपने जो कहा, देखिए तटीय राज्य में तो जो आपने बताया वो 5 राज्य है। वैसे मतलब अगर समुद्र की जिनकी सीमाएं जुड़ती है उसमें तो गोवा भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, गुजरात भी आता है, लेकिन उन्हें माना नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल, ये तटीय राज्य, यही 5 राज्य माने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2019 का जब चुनाव परिणाम आया था तो प्रधानमंत्री मोदी जब भाजपा मुख्यालय प्रचंड जीत के बाद संबोधित करने गए थे कार्यकर्ताओं को 303 सीटों का, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी। उन्होंने उत्तर भारत की जीत का तो जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे केरल चुभता है बोले, मुझे तमिलनाडु चुभता है बोले। केरल छोटा राज्य बोले, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट नहीं है। तमिलनाडु है बोले, वहां भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट नहीं है। फिर उन्होंने अमित शाह जी की तरफ इशारा करा और कहा था कि अब दक्षिण की तरफ पार्टी को ध्यान देना चाहिए, उत्तर तो हम जीते, दक्षिण हमें 2024 के लिए फोकस करना होगा। ये 2019 को उन्होंने सार्वजनिक रूप से सभा में कहा था सब कार्यकर्ता के सामने। मुझे लग रहा है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि 2024 हमें तटीय क्षेत्र दक्षिण के राज्यों को देखना होगा। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, संगठन प्रभारी बदले, कैलाश विजयवर्गीय थे, सुनील बंसल को वहां भेजा गया। सुनील बंसल को फिर तेलंगाना और उड़ीसा की भी जिम्मेदारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में जिस हिसाब से काम किया, अन्नामलाई को वहां लेकर आए। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया, प्रधानमंत्री मोदी लगातार केरल में पढ़ते रहे। और सबसे बड़ी बात रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कैबिनेट मंत्री थे 2019 से लेकर 2024 तक, हर कैबिनेट मंत्री कम से कम 5 साल के अंदर 4 से 5 बार वह इन तटीय राज्यों के अंदर गया है कि वहां क्या समस्या है, उसकी जो योजनाएं चल रही है वो वहां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। हर कैबिनेट मंत्री, अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 50 के 55 के करीब मंत्री थे, अगर 5 बार गए तो 250 से 300 यात्राएं इन तटीय राज्यों पर केंद्र मंत्रियों ने की है। ये 5 साल की केंद्रीय मंत्रियों की मेहनत, प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की कोशिश और संगठन और संघ का जमीनी स्तर पर जो काम था। सर, मेरा सवाल है, अब ये सब जगह हो गया, उड़ीसा में चल गया, त्रिपुरा में हो गया, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल में अगर बीजेपी बढ़ रही है, बंगाल में कहां अटकना है? मतलब ये क्या केवल एक शख्सियत ने रोक रखा है, ममता बनर्जी? मेरा ये कहना है रोका नहीं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 77 पे पहुंच चुकी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अब इस बार लोकसभा 2019 में 18 सीटें आई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन में मेहनत करती है। ये बात सही है कि ममता बनर्जी लगातार सत्ता में रहने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में रोकने में सफल रही है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब दुगने तरीके से पश्चिम बंगाल में मेहनत करेगी और अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है बंगाल के। देखिए बंगाल में अगर मैं बहुत लेजी आर्ग्यूमेंट उठाना चाहूं, जो कल बीजेपी के एक नेता ने महाराष्ट्र में किया कि हम वोट जिहाद से हार गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो मुस्लिम आबादी 30% के करीब है, वो भी बड़ा कारण रहा है। मैं वो इसलिए कहा, लेकिन लेजी आर्ग्यूमेंट है। मैं लेजी आर्ग्यूमेंट इसको कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान तो आपको पहले भी वोट नहीं करता था, लेकिन इस बार भी नहीं किया होगा। सर, जस्ट वन सेकेंड, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए कोई तो बड़ी अड़चन वहां पर है, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर गिरा है।
इसका मतलब जो लोग आपको नॉर्मली, जिन्होंने आपको 19 में वोट किया, उसमें से एक हिस्से ने आपको 24 में वोट नहीं किया। ये प्रॉब्लम है। आप 40.6 से 38.73 पर आ गए। ये 2% वोट किसका गिरा? ये मुसलमान वोट तो नहीं था। वही मैं कह रहा हूं। और 42 में से सिर्फ 12 सीटें हैं जहां मुसलमान तय करेगा तो भाजपा कभी नहीं जीतेगी। तो वो 12 सीटें ममता बनर्जी की पक्की हो सकती हैं, कांग्रेस की पक्की हो सकती हैं। और उसमें हमने बड़ा उदाहरण देखा, जो बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी हार गए, यूसुफ पठान ने हरा दिया। अधीर रंजन चौधरी को कहना पड़ गया कि न मैं हिंदू रह गया न मुसलमान रह गया। वो आए, उन्होंने कहा कि भाई को वोट दो, दादा को मत दो। भाई मतलब मुसलमान, दादा मतलब हिंदू। तो ये अधीर रंजन चौधरी जैसे लगातार 5 बार सांसद रहने वाले व्यक्ति को बोलना पड़ा। लेकिन उसके अलावा जो 30 सीटें बचती हैं, उन 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी, अगर वो नहीं कर पाई तो एक तो ये कि इन फाइटिंग बहुत जबरदस्त है। दूसरा, अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि जो बाहर से आया, जो नेतृत्व आया, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने के लिए जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो ताकतवर हैं, वो साम दाम दंड भेद जानते हैं। अगर आप उनको लेकर आ रहे हैं तो उसमें देने में कोई बुराई नहीं, इससे अभी जूझ रही है। कई बार जो यहां से प्रभारी बन के गए, वो वहां शायद उन चीजों को नहीं समझ पाए। और ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद कैसे, किस तरह से उन नेताओं को उपयोग दुरुपयोग करती हैं, वो भी हमने देखा है। अर्जुन सिंह जैसे ताकतवर व्यक्ति को सांसद जीतने के बाद लौट कर जाना पड़ता है। बाबुल सुप्रियो लौट कर चले जाते हैं तृणमूल कांग्रेस में। जो वहां लोग लड़ रहे हैं, उनका घर, उनका बिजनेस, उनका कारोबार वो मुश्किल में पड़ जाता है। जगदीप धनखड़ के बाद जो अभी राज्यपाल हैं, उनको जिस तरह की मुश्किल में, इसका सीधा सा मतलब हुआ बीजेपी को अपने वोट बैंक को भरोसा देना है, इन फाइटिंग रोकना है, बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी सही जगह देनी है। नहीं, कल एक बड़े नेता ने, आप में से कोई बता रहा था कि एक बड़े नेता ने कभी कहा था, कांग्रेस के बड़े नेता ने कभी ये कहा था कि चुनाव काम से नहीं जीते जाते, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते। अब या तो इस बात को आप सच मान लें, तो फिर तो मैं आपके सारे तर्क स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि इन फाइटिंग थी, भीतर घात था, हमारे पास चेहरा नहीं था, सब कुछ था, क्योंकि ये सब मैनेजमेंट की कमियां हैं। लेकिन अगर काम पर और नैरेटिव पर और विमर्श पर और मैसेजिंग पर वोट देती है जनता, तो फिर तो वोट करना चाहिए था। नहीं, अगर सिर्फ इसका मतलब वहां कमी है। अगर काम पर वोट होता तो सचमुच वाराणसी में तो 10 लाख वोट से नरेंद्र मोदी को जीतना चाहिए। अगर काम पर वोट होता है तो अयोध्या में भाजपा का कोई भी गुमनाम प्रत्याशी भी वो सर्वाधिक वोट से जीतना चाहिए। और तो और स्मृति ईरानी को इतने वोटों से जीतना चाहिए कि कांग्रेस वहां दोबारा प्रत्याशी खड़ा न कर पाए। ठीक है।